पढ़े वही जो परीक्षा में पूछे। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। 30 टॉप संभावित आने वाले प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आपसे आग्रह है, नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो आइए, पहला प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है जीवन के तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, या अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। शिक्षा का अर्थ ही है अनुभव के द्वारा होने वाला ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव, या शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज या व्यावसायिक संगठन, या शिक्षा मनोविज्ञान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अनुभव। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, या कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, या जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, या विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार, या वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। यहाँ निगेटिव है ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न भी निगेटिव है तो उत्तर हमारा निगेटिव जाएगा। शिक्षकों को गणित की विषय वस्तु का ज्ञान चाहिए, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए, और पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? ऑप्शन है दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, या श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है, या दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है, या शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, या विद्यालय अधीक्षक के प्रति। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य जनता के प्रति। प्राथमिक शिक्षक जो है वो सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? शिक्षण विधियां संबंधी ज्ञान का, बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, या विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान, या कार्मिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षक की नैतिक मूल्य संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए, या शिक्षक कक्षा के बाद राजनीति में सहभागिता करे, शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दें, या शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वह अपने समुदाय की सेवा करे, वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, वह छात्रों का कल्याण करे, या वह मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह छात्रों का कल्याण करे। शिक्षक का सबसे बड़ा ही कर्तव्य है वो छात्रों के हित, छात्रों के कल्याण के लिए अपना कार्य करते रहे। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए अनुचित मापदंड है कि वे कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करें, अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाएं, या उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दें जो अभी रिक्ति नहीं है। अगला, शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। तो सही उत्तर होगा शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। चूँकि अनुचित है इसलिए यह ऑप्शन निगेटिव में जाएगा, इसलिए उत्तर निगेटिव में आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला प्रश्न है, समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं कि सभी समुदायों में समान रूप से, या महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक, या
प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं या ग्रामीण समुदाय में अधिक? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ग्रामीण समुदाय में अधिक। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो ये कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ, अध्ययन नहीं किया गया, या परीक्षा नहीं ली गई, या गृह कार्य नहीं दिया गया। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कक्षा में विवादास्पद विषयों के संदर्भ में ही अपना मत गुप्त रखे, कक्षा में राजनीतिक विवादों से जहां तक संभव हो बचने का उपाय करे, या समुदाय के अधिकांश लोगों का जिधर रुख हो उन्हीं विचारों का अनुसरण करे, या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। एक उत्तम शिक्षक का कार्य होना चाहिए कि वो छात्रों के हित में अधिकाधिक कार्य करे। यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन है, जहाँ चाह वहाँ रहा, या जो होना होगा वो असंभावी है, या उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुँच नहीं जाते, या पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्राय शिक्षक आते हैं निम्नतर स्तर से, या मध्यम निम्न स्तर से, या उच्च मध्य स्तर से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम निम्न स्तर से। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है, निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, या संकुचित एवं पुरातन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचित एवं पुरातन। अगला प्रश्न होगा, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है उसे शिक्षा के उद्देश्यों को पर्याप्त ज्ञान होता है, उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवस्थाओं के संगठन का सदस्य होता है, या उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है, शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षिक उपलब्धियां, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य, या दुर्बल स्वास्थ्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत शैक्षिक उपलब्धियां। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षण को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, या व्यावसायिक शिक्षा, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए, कम पुरुष शिक्षकों को, सभी पुरुष शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को, या अधिक पुरुष शिक्षकों को। तो सही उत्तर होगा सभी महिला शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था पारस्परिक विचार विमर्श पर, छात्रों के परामर्श पर, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर, या छात्रों के अनुभवों को योजनाबद्ध करने पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। पहले छात्रों को रटाया जाता था, सुना के रटाया जाता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति की, गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई 1974 में, या 1976 में, या 1975 में, या 1978 में। तो सही उत्तर होगा 1974 में। 1974 में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम स्वतंत्रता पूर्व भी उठाए जा चुके थे, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए, या इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं प्रदान की गई है, या 1990 के बाद उठाए गए। तो सही बात है कि भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में जो कदम उठाया गया था वो भारत की आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाया गया था। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रोजेक्ट निर्माण में, या पैनल विचार विमर्श में, या पाठों के श्रवण में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठों के श्रवण में। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है, वाद विवाद प्रविधियाँ, गृह कार्यों का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर, या पाठों का रटना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठों का रटना।
प्रभावी शिक्षण में अब पाठों की रटने का कोई बात नहीं रही है। ये पुराना पारंपरिक तरीका था पुराना, परंतु अब जो है ये प्रभावी शिक्षण में ये व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है 27वां, आधुनिक विद्यालयों में कौशल का अधिगम प्रदान किया जाता है जब उनकी आवश्यकता होती है या ये योजनाबद्ध तरीके से, राजकीय पाठ्य पुस्तकों की योजनानुसार या माता पिता की इच्छानुसार। तो सही उत्तर होगा जब उनकी आवश्यकता होती है तो विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन या कक्षीय परंपरा में मनोरंजन परिवर्तन या शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग या शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो सही उत्तर होगा पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। ये जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है, छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए अध्ययन क्षेत्र का, अध्ययन लक्ष्यों का, संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना निर्माण का, किंतु उसके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक ही करे, या उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाठन, वाचन, लेखन या पठ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचन। हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। साथियों, यह 16वीं कड़ी है, इसी तरह हमारे साथ बने रहे, आप सफल हो, हमारी शुभकामना है। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु।